company final account as per the Company Act 2013, but it was 1956 that have revised to the 2013. उसके अंदर है शेड्यूल 6, जैसे सेक्शन होते वैसे शेड्यूल 6 that provide all the guidelines regarding the registered company. जितने भी इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी रहेंगे वो लोगों को शेड्यूल 6 के गाइडलाइंस को फॉलो करना कंपलसरी लोग के लिए, स्पेशली रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। ये 12th का और SY JC का फाइनल अकाउंट नहीं है, एक कंपनी फाइनल अकाउंट है। तब तक हम लोगों ने फाइनल अकाउंट किया है सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट। नाउ वी हैव टू डू द कंपनी फाइनल अकाउंट। तो कंपनी फाइनल अकाउंट हाउ टू प्रिपेयर, उसका जो भी गाइडलाइंस है वो किसके अंदर है? कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 6। अभी 6 MLO का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन उन्होंने डाला था। द कंपनी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर विद द डैश शेड्यूल, शेड्यूल 3, शेड्यूल 1, शेड्यूल 6, शेड्यूल 6। तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 पहले 1956 एक्ट था, उसको अब रिवाइज करके 2013 मॉडिफाई हुआ है, बट शेड्यूल वही है, सेम शेड्यूल 6। तो कंपनी फाइनल अकाउंट किस तरह से बनेगा, क्या क्या पैटर्न है उसका, वो सब शेड्यूल 6 में मेंशन है। और दैट रूल इज़ ऑब्लिगेटरी टू ऑल रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी रजिस्टर्ड कंपनी उनके लिए वो कंपलसरी है। फाइनल अकाउंट मीन्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड नोट्स। 12th में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट जो भी है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस मिला के हो गया वो प्रॉफिट लॉस। बट पहले फाइनल अकाउंट में आप लोग कंपनी का करेंगे तो पहले बैलेंस शीट का बनाना है फॉर्मेट, बाद में फिर प्रॉफिट लॉस। इसलिए तो पहले बैलेंस शीट का, बाद में प्रॉफिट लॉस, और फिर ऑब्वियसली नोट्स ड्रॉ करना होता है सबका एक्सप्लेनेशन, वो कैसे कैसे देखेंगे। सो रिवाइज शेड्यूल 6 लेट डाउन मीन्स गिवन ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS1, AS2 जो भी है गाइडलाइंस उसको होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट इन द वर्टिकल फॉर्म। तो कंपनी फाइनल अकाउंट ऑलवेज बी प्रिपेयर इन द वर्टिकल फॉर्म, नॉट इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। 12th की तरह नहीं, लायबिलिटी और असेट्स। ओके, तो कंपनी फाइनल अकाउंट जो है आपका वर्टिकल फॉर्म में ही आएगा, एंड नॉट इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म और टी फॉर्म। टी फॉर्म मतलब ये हो गया टी फॉर्म। तो कंपनी फाइनल अकाउंट विल प्रिपेयर इन द डैश फॉर्मेट, इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। कंपनी फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म और टी फॉर्म, फॉल्स, इट कैन नॉट बी। एंड द फाइनल अकाउंट मस्ट प्रेजेंटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। हाउ टू प्रेजेंट, कैसे क्या क्या शो करना है, वो सब वाला हेड, वो सब रिवाइज शेड्यूल 6 में मेंशन किया है। तो शेड्यूल 6 का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से फाइनल अकाउंट करना है। अब हम लोगों ने इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन किया, बायबैक किया, उसमें फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट बनाया हम लोगों ने, बट कहीं कहीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं था सब आइटम, तो उसको हम लोग इग्नोर भी किए। बट अब फाइनल अकाउंट में वो जितने जो है फॉर्मेट वो कंप्लीट पूरे फॉर्मेट लिखना है, रहे आइटम या ना रहे, you have to show everything. That is ultimately final account must be presented in a prescribed form, that is schedule 6. पाउच कीजिए तो ऐसा एक्सरसाइज भी हो जाएगा आपका। सोर्स ऑफ फंड, obviously we know in the balance sheet part the source of fund and application. तो सोर्स ऑफ फंड में तो पैसे कहाँ से अरेंज होने वाले, तो वी नो इंटरनल सोर्स एंड देयर इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स इनसाइड द कंपनी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड को बोलते हैं हम लोग इंटरनल सोर्स। तो यू कैन पुट द शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड
दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। तो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एंड ऑल द रिजर्व्स। अब बायबैक में तो हम लोगों ने ऐसे रिजर्व पढ़े कि सुने भी नहीं रहेंगे, मतलब कब पता ना, हम लोग भी सुने कहाँ सर। ओके, एग्ज़ाम के बाद पढ़ लेंगे, टाइम मिलेगा अपने को। तो ये सब रिजर्व्स था ऑलरेडी। एक्सटर्नल, ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल पार्ट में नॉन करंट लायबिलिटी वर्सेस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच इज मोर हैविंग द लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर या 12 मंथ। 12 महीने से ऊपर का कोई लोन ले रहा हूँ, लायबिलिटी ले रहा हूँ, तो ये नॉन करंट में आएगा। जैसे वो फिक्स असेट वर्सेस करंट असेट्स, 5 साल से ऊपर का फ़ायदा देता तो हम बोलते हैं फिक्स असेट। अब अकाउंट 1 में मीन्स फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी में नॉन करंट और करंट का जो डेफिनेशन है वो 12 महीने का स्टैंडर्ड रख के रखा है। 12 महीने से अगर लेस अगर उधर दिया का लोन टेकन लेस देन 12 मंथ, इसका मतलब शॉर्ट टर्म है। लोन टेकन फॉर 2 ईयर्स, तो 1 साल से ज़्यादा हुआ तो नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म। तो नॉन करंट और करंट होने का जो डेफिनेशन है वो 12 महीने का स्टैंडर्ड, 12 महीने से 12 मंथ और मोर देन 12 मंथ रहा तो करंट लायबिलिटी। अप टू 12 मंथ, अप टू 12 मंथ मतलब 12 महीने तक और लेस देन 12 मंथ इट विल टेकन एज अ करंट लायबिलिटी। अब ऐसा करो इसको, तो क्या था, मोर देन 12 मंथ यानी 12 महीने से ऊपर, एग्जैक्टली 12, अप टू 12 मंथ का मतलब 0 से लेके 12 महीने तक। आप अपने समझने के लिए लिख रहे हो, इक्वल टू 12 मंथ आए ना तो भी हम लोग क्या लेंगे, करंट। लेस देन और इक्वल टू, ऐसा लेस देन 12 मंथ दिया और इक्वल टू भी। सो अगर कोई लायबिलिटी 12 एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में द लायबिलिटी विच कैरिंग द 12 मंथ लाइफ इट इज अ करंट लायबिलिटी। 12 महीने या लेस देन 12 महीने रहा तो करंट लायबिलिटी, 12 महीने से ऊपर रहा तो नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ये सब अपने फॉर्मेट का हिस्सा है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर, बैंक लोन एंड टर्म लोन। तो डिबेंचर, बैंक लोन एंड टर्म लोन को वी विल प्रेजेंट इन द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आता है, उसमें प्रोविडेंट फंड कि पीएफ के पैसे आने तो कल एम्प्लॉय को रिटर्न देने हैं, पेंशन फंड और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड। बहुत सारे कंपनी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड बना के रखता है, अगर इन बिटवीन कंपनी बंद हो रहा हो तो वर्कर को कॉम्पनसेट करना, या एम्प्लॉय को परमानेंट जॉब था लेकिन बीच में आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो, देन यू हैव टू पे द कॉम्पनसेशन। तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड, तो 3 आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड। तो हो गया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी डिवाइड इनटू 2 पार्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नाउ करंट लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू 12 मंथ या लेस देन 12 मंथ, उसमें 4 पार्ट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अपोजिट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। टर्म लोन दिया था तो लॉन्ग टर्म हुआ, लेकिन जब दिया गया शॉर्ट टर्म लोन या ब्रैकेट में टाइमिंग के बारे में बोला है 10 महीने, 6 महीने, 5 महीने, तो शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और पब्लिक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक डिपॉजिट ध्यान रखना, पब्लिक डिपॉजिट्स जो लोग एसपी पढ़े रहे हैं 10th में 12th में, पब्लिक डिपॉजिट 6 महीने से लेके 36 महीने तक का होता है। पब्लिक डिपॉजिट 6 मंथ टू 36 मंथ लाइफ होता है। कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तो पब्लिक डिपॉजिट को शॉर्ट टर्म लो। देखिए पब्लिक डिपॉजिट दिया रहेगा, उधर पे ब्रैकेट में दिया रहेगा 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, तो ध्यान रखना है कि 12 महीने से ऊपर हो गया तो क्या आएगा, फिर इधर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ। तो 12 महीने से ऊपर का पब्लिक डिपॉजिट रहेगा
तो इसको हम लोग फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखेंगे। कुछ मेंशन नहीं, साइलेंट है क्वेश्चन, तो नाम में प्रिज्यूम किया था कि वो शॉर्ट टर्म का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट और पब्लिक डिपॉजिट्स अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। देन ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग में सारे एक्सपेंस एक्सेप्ट वन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को छोड़ के। मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो भी प्रॉफिट लॉस का आइटम आएगा आउटस्टैंडिंग के रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग वो सब लेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग से ऐसा। खाली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आया तो उसको ट्रेड पेएबल में नहीं डालना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को अलग से अदर करंट लायबिलिटी में डालना है। ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल गो टू द ट्रेड पेएबल एक्सेप्ट द वन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सेपरेट से ट्रीट होएगा। तो अदर करंट लायबिलिटी में अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड मतलब कंपनी डिविडेंड पे कर रहा था लेकिन कुछ नमूने सो रहे थे, लेने नहीं आए, ऑल द उनका फॉल्ट है, स्टिल कंपनी को पैसे बाद में देने हैं उनको, दैट इज अनक्लेम डिविडेंड। एसपी डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, अगर पेमेंट लेने नहीं आया तो पैसे रखने हैं और 7 साल तक वो पैसे इंतज़ार करेगा कंपनी का, आएगा मेरा तो मालिक आएगा लेके जाएगा। और 7 साल के बाद भी नहीं आया तो पैसे कौन बोलेगा, क्या मतलब हम लोगों ने रात गया बात गया ख़त्म। चलो मैं बोलूँगा ना, IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र होता है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, तो 7 साल के बाद कोई पब्लिक आया भाई मेरा पैसे दो, अगर उसने जेन्युइन रीज़न बताया कि हाँ मैं किस वजह से 7 साल तक छुपा रह गया, वो रेखा का पिक्चर खून भरी बांग मगरमच्छ खा जाता है 7 साल तक कहीं छुप जाती है, क्या पिक्चर था यार, कल ही देखा मैं, ओके ना। और वो आके जेन्युइन रीज़न दे रही कि मैं क्यों किस वजह से नहीं आ पाए, तब तो उसको पैसे मिलेगा। क्योंकि एक बार ये पैसे यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला गया तो पैसे रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। अनलेस यू गिविंग सम, मैं कोमा में चली गई थी, चला गया था, ओके ना, और कोमा से 7-8 साल के बाद आई हूँ, तो दे गिव द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑल। तो दैट इज अनक्लेम्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और एडवांस इनकम। एडवांस इनकम को भी सेपरेट ट्रीट करना है। तो अदर लाइबिलिटी में 3 है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड एडवांस इनकम। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक ही आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। बस तो ये है अपना लाइबिलिटी साइड का हो गया सब। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ऑलरेडी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग ये नहीं ज़्यादा आया रहेगा, बट ये आया है। और बाकी वो इसमें 1-2 आइटम आते रहते हैं। इसको नाक से खींच लीजिए जल्दी जल्दी, और आप थोड़ा उधर खींच दीजिए जल्दी छुट्टी जाना। हाँ अभी मुड़ खींचा तो मोबाइल ही फोड़ दूंगा ना मैं अभी। चलो, आफ्टर द लायबिलिटी नाउ देयर इज असेट्स पार्ट्स। तो अगेन asset divided into 2 parts, non-current asset and current assets. तो नॉन करंट एसेट मोर देन 1 ईयर, सेम वर्डिंग, 12 महीने से ऊपर है तो नॉन करंट, और 12 महीने और लेस देन 12 मंथ तो करंट। तो करंट और नॉन करंट का जो डेफिनेशन है वो 12 मंथ को लेकर है। फिर चाहे वो करंट नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और द नॉन करंट एसेट वर्सेस करंट एसेट्स। तो करंट और नॉन करंट का डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए 12 मंथ का कैटेगरी है। मोर देन 12 मंथ नॉन करंट, लेस देन और इक्वल टू 12 करंट। नॉन करंट एसेट डिवाइड इनटू 4 पार्ट। पहला फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल, यू नो ऑल मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मोटर कार सब, सो टेंजिबल। इनटेंजिबल में भी मैंने कॉमन आइटम लिखा नहीं हूँ, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क, वो सबको मालूम है। इनटेंजिबल में डिज़ाइन, नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी,
तो नोहा मीन्स टेक्नोलॉजी। पैटर्न, पैटर्न मतलब साँचा, फ्रेम, दैट इज पैटर्न। या डाइस, पैसे छापने का डाइस, एक एक मिल जाए सबको ना, मस्त, सब छापते रहने एकदम, ओके ना। तो intangible design, know how, that is your technology, pattern, dice, in fact goodwill, copyright, patent वो तो है ही, तो ये सब है intangible। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, FD, फिक्स डिपॉजिट। अब FD उधर दिया रहेगा लेस देन 12 मंथ के लिए, तो लेस देन 12 मंथ करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। मोर देन 12 मंथ है तो दैट विल कम इनटू द नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में। एंड देन दिया शेयर डिवेंचर अदर कंपनी, खुद की कंपनी का शेयर कैपिटल है, दूसरे की कंपनी का शेयर खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट है, तो शेयर डिवेंचर ऑफ अदर कंपनी। और देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उधर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने लोन लिया है, इधर आपने लोन दिया रहेगा, लोन गिवन समवेयर। सिक्योरिटी डिपॉजिट विद द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो भी लॉन्ग टर्म सर्विस है, टेलीफोन बिल से इलेक्ट्रिसिटी, इसमें वी हैव टू डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट। पिकनिक में लॉकर रेंट, तो 100 रुपये का लॉकर रेंट, लेकिन 150 रुपया लेता था, बाद में जब चाबी रिटर्न किया तो 50 रुपये देगा। और सिक्योरिटी, चाबी घुमा दिए तो ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है फॉर द लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए। और यू हैव गिवन द लोन टू अदर्स, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सेम अगेन, लोन गिवन फॉर द 10 मंथ 5 मंथ, ऐसा अगर रहेगा कुछ तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है उस साइड। इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। एंड अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट में वेरी इंपॉर्टेंट फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस से 3 जगह आने वाले हैं फाइनल अकाउंट में। अब एक इधर अदर नॉन करंट असेट्स है, इधर करंट असेट में भी है और प्रॉफिट लॉस में भी आने वाले हैं, तो उसको हम लोग अलग से देखते कैसे होएगा वो। अब इतना है कि फिक्टिशियस से विच इज़ नॉट रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ, ऐसा फिक्टिशियस जो अगले 12 महीने में राइट ऑफ नहीं होने वाला, यानी 12 महीने के बाद ही राइट ऑफ होएगा, तो आएगा अदर नॉन करंट असेट में। द फिक्टिशियस है विच इज़ नॉट गोइंग टू राइट ऑफ विद इन नेक्स्ट 12 मंथ, अगले 12 महीने में वो राइट ऑफ नहीं होगा, तो यानी इसका मतलब उसका लाइफ 12 महीने के बाद ही राइट अप होने वाला है, तो उसका लाइफ क्या है 1 साल से ज़्यादा है। दैट्स अदर नॉन करंट असेट्स। फिक्टिशियस असेट विच विल बी राइट अप विद इन 12 मंथ, ऐसा फिक्टिशियस जो अगले 12 महीने में राइट अप हो जाएगा, तो जब अगले 12 महीने में राइट अप हो जाएगा तो उसका लाइफ 12 महीने से कम बच गया। अब अदर करंट असेट्स, तो दोनों में फ़र्क है। those fictitious assets which will be write off after 12 month, other non current में, and those fictitious which will be write off within next 12 month में, within 12 month तो अदर। और एक प्रॉफिट लॉस में आता है, क्या आता है देखेंगे अभी। ये था अदर नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट में 4 पार्ट था। फिक्स असेट में टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट में एक ही आइटम है फिक्टिशियस असेट्स का, लेकिन उसका लाइफ क्या होना चाहिए, मोर देन 12 मंथ। करंट असेट्स अप टू 12 या 12 क्या बोलते हैं 1 ईयर या 12 मंथ लेस देन, उसमें 6 पॉइंट है। पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, तो सब में दिया रहेगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मीन्स आपने शेयर खरीदा है, ट्रेडर ब्रोकर सस्ता हुआ खरीद लिया, 1-2 महीने में या 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बढ़ गया, फिर बेच दो, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़।
यहाँ पे मैं शेयर डिवेंचर है तो आपने ख़रीद के रखा रहा, अपना होल्ड करके रखा है, 1 साल 2 साल के बाद बेचेंगे। यहाँ पे हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर में बेच देंगे लोग, दैट इज शॉर्ट टर्म। देन एज इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसका गफ्फार अंकल लाइव स्टॉक, बकरा हो गया ना, गोड़ा में रहेगा ना, तो दैट इज लाइव स्टॉक। डेड स्टॉक कैटरिंग में, फ्रीजर के पास में ओके 50 किलो 100 किलो एकदम मस्त एकदम। तो अपन गया ना कैटरिंग किया ना कल, तो डेड स्टॉक। तेरे को चाहिए 5 किलो पार्सल्स को, कौन सा बड़ा का मीडियम, अच्छा छोटा। देन लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये सब आएगा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में तो स्टॉक में, तो क्लोजिंग स्टॉक तो मालूम है, इसमें नया क्लोजिंग क्या लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर एंड बिल रिसीवेबल एंड कैश एंड कैश नो एवरीबडी। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। अदर नॉन करंट में तो एक तो हो गया फिक्टिस एसेट जो अगले 12 महीने में राइट ऑफ होने वाले, एंड देन अगेन इंटरेस्ट, जैसे उसके अंदर था, किसके अंदर, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो अदर करंट लायबिलिटी में था वो, वैसे इधर पे भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर करंट एसेट में एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। बस तो ये था आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और असेट साइड का ब्रीफ इंफॉर्मेशन। एक बार इसका फोटो, फिक्टिस एसेट्स, अभी बोला था फिक्टिस एसेट 3 जगह जाने वाले हैं। फिक्टिस एसेट रिटर्न ऑफ दिस ईयर मतलब करंट ईयर में, अगर करंट ईयर में फिक्टिस राइट ऑफ हो रहा है, से एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया है, एक्सपेंस 10,000 गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपये दिया है और नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहा है 20% प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। ऊपर पहला दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीमियम एक्सपेंस 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा 20% प्रीमियम एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। अब रिटर्न ऑफ एवरी ईयर मतलब 20% इस साल भी राइट ऑफ हुआ, 20% अगले साल भी राइट ऑफ होगा और 20% फिर उसके बाद भी राइट ऑफ होता रहेगा। से एग्जाम्पल हम लोग ईयर ले लेते 2020 ले लो, चलो 2021 एंड 2022। 10,000 का 20% 2,000 रुपये, ये 2,000 इस साल राइट ऑफ हो जाएगा, 2021 में राइट होगा, इसका मतलब अगले साल राइट ऑफ होएगा। तो 2,000 विल बी रिटर्न ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले 12 महीने में, अभी नवंबर है तो नवंबर से अगले नवंबर में राइट ऑफ होता है, मतलब 12 महीने के अंदर, दैट इज विद इन 12 मंथ। और फिर 2000 क्या आएगा 12 महीने के बाद 2022 में, मतलब 24 महीना हो गया वो। अगर ये मेरा करंट ईयर है तभी अगले साल 12 महीने में आएगा, फिर ये कभी आएगा और 12 महीने बाद, दैट मीन्स 24 महीना होगा ना करंट ईयर के कंपेयर में, दैट मीन्स आफ्टर 12 मंथ। अब इसका इफेक्ट कैसे डालेंगे हम लोग, 2,000 रुपये इस साल राइट ऑफ हो गया तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ये 2,000 रुपये राइट ऑफ होएगा, अगले 12 महीने में राइट ऑफ होने वाले हैं, तो अदर करंट असेट्स
और ये राइट ऑफ अगले 12 महीने के बाद यानी 24 महीने होने वाले हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे अदर नॉन करंट असेट्स। ऐसा तो 3 पार्ट है सर। 26,000 हुआ, बाकी 4 बचा ना, तभी और होगा 2023 भी हो सकता है, या हो सकता है पहले भी राइट ऑफ हुआ रहेगा, पहले भी राइट ऑफ हुआ रहेगा। तो दैट इज 3 पार्ट है। रिटर्न ऑफ दिस ईयर, करंट ईयर में राइट ऑफ हुआ तो उसको क्या करते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का कौन से हेड में आएगा, अदर एक्सपेंस के हेड में लिखेंगे। अभी प्रॉफिट लॉस का देखते हैं हम लोग, तो अदर एक्सपेंस का हेड में आएगा कौन सा, जो आपने इस साल राइट ऑफ किया रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट विच आर गोइंग टू राइट ऑफ दिस ईयर विल बी सोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डैश हेड, अदर एक्सपेंस हेड में। तो जो करंट ईयर में राइट ऑफ होता है उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस में डालते हैं अदर हेड में, अदर एक्सपेंस के हेड। राइट ऑफ विद इन 12 मंथ, अगले 12 महीने में राइट ऑफ होने वाले हैं, तो अदर करंट असेट्स बैलेंस शीट में। और 12 महीने के बाद मोर देन अगले 12 महीने के बाद, यानी 24 महीना बोल रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं 24 महीना एग्जैक्ट हो, 12 महीने के ऊपर। तो नॉट रिटर्न अप इन द नेक्स्ट 12 मंथ, अगले 12 महीने तो राइट अप नहीं होगा, उसके बाद ही राइट अप होएगा, तो उसको कहा लिखते हैं हम लोग अदर नॉन करंट असेट्स। सिंपल फंडा में इस साल जो राइट अप हो गया है प्रॉफिट लॉस, जो अगले 12 महीने में राइट अप होने वाले हैं अदर करंट असेट्स, 12 महीने के और आगे राइट अप होएगा अदर नॉन करंट असेट्स। तो है फिक्टिशियस एसेट्स का 3 पॉलिसी। फोटो खींचिए इच्छाधारी नागिन की तरह। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सो वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो ये प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है। फर्स्ट में रेवेन्यू आइटम, तो रेवेन्यू मीन्स द इनकम। तो फर्स्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू में 2 पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। अब क्या क्या उसमें आता है, नॉर्मली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज अ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, और भी 2 आइटम आएंगे देखेंगे। अदर इनकम, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट रिकवरी, जो भी इनकम है वो सब लिखेंगे अदर इनकम में। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, ये सब सन्ड्री अदर इनकम। तो जो भी इनकम आपका आता है उसमें रेवेन्यू में डालना है। रेवेन्यू 2 पार्ट है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा होता है अदर इनकम। दोनों को टोटल कर लो, दैट इज अ टोटल रेवेन्यू। नाउ देयर इज अ 6 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, लेस रिटर्न, और क्या था कैरी इनवर्ड, वो सब। हाँ वही कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये जो नंबर डाल रहा हूँ मैं, अब यहाँ 6 डाले सर 5 तक कहाँ गया, वो पहला 1 से लेकर 5 तक बैलेंस शीट में नोट में आएगा, क्योंकि पहला पेज पे बैलेंस शीट बनेगा, बाद में फिर इस साल तो कोई पेज पे बनेगा ही नहीं, इस साल तो बनेगा ही नहीं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन परचेज और स्टॉक इन ट्रेड। तो पहला है मटेरियल कंज्यूम, सेकेंड परचेज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब परचेज द फिनिश गुड्स। ये था रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें रॉ मटेरियल से रिलेटेड मैटर डालेंगे, और ये परचेज स्टॉक इन ट्रेड का मतलब फिनिश गुड्स परचेज। तो अगर जो फिनिश गुड्स परचेज किया रहेगा तो उसको अलग से डालेंगे। तो दिया परचेज रॉ मटेरियल, तो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिखेंगे। फिनिश गुड्स परचेज क्या थी, देन चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे मैटर्स, सैलरी, वेजेस, ओटी, ओवर टाइम, परक्यूजिट्स एम्प्लॉय, स्टाफ वेलफेयर फंड,
जो भी वर्कर और सैलरी से एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो सब उसके अंदर जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सैलरी, वेजेस, ओवर टाइम, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस जो भी है वो सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन, उसको होते फाइनेंशियल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट्स पे, और अमोर्टाइज मतलब था रिटर्न ऑफ ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। अमोर्टाइज और डेप्रिसिएशन दोनों का मतलब वही है, लेकिन यूसाज अलग है। टेंजिबल एसेट पे हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करेंगे और इनटेंजिबल एसेट पे हम लोग अमोर्टाइज वर्ड यूज़ करते हैं। अमोर्टाइज का मतलब होता है रिटर्न ऑफ। एंड देन अदर एक्सपेंस, अभी अभी लिख के दिया था फिक्टिशियस एसेट्स का कुछ पॉइंट, तो फिक्टिशियस एसेट का पहला पॉइंट लिख के दिया अभी उधर पे अदर एक्सपेंस। तो टोटल कितना हो गया? 3 3 6 7 एक्सपेंसेस है। पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो उसमें खाली रॉ मटेरियल से रिलेटेड मैटर आएगा। सेकेंड परचेज स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स परचेज किया तो उसका आएगा। थर्ड चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का इन्फॉर्मेशन आएगा। डोंट गिव द सिग्नल, जल्दी एकदम जाएंगे। तो देन एम्प्लॉय बेनिफिट, ऑल एम्प्लॉय वर्कर स्टाफ से रिलेटेड मैटर्स। फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑफ बैंक, क्या है? बैंक लोन, डिवेंचर, वो सब। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइज का वर्ड यूज़ करते हैं इंटेंजिबल के लिए, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं टेंजिबल के लिए। देन अदर एक्सपेंसेस, ऑल इसको छोड़ के और कोई एक्सपेंस रहा तो दैट विल गो टू द अदर एक्सपेंसेस। अब क्या आ सकता है? अब सैलरी तो इसमें आ गया, इंटरेस्ट इसमें आ गया, डेप्रिसिएशन तो खाली क्या इंटरेस्ट, सैलरी और डेप्रिसिएशन ही आएगा। टेलीफोन बिल, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन, ऑडिट फीस, ये सब जाएगा अदर एक्सपेंस में। इस तरह से सारे एक्सपेंसेस का टोटल, इधर था टोटल इनकम और यह टोटल एक्सपेंस, और दोनों को लेस कर दो तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। इधर 2 लाइन छोड़ने वाला वो देखेगा एडजस्टमेंट जब रहेगा तब, तो प्रोविजन फॉर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसमें से टैक्स लेस हो गया तो आ गया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये है आपका प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट। थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब ऐसे ना। द प्रॉफिट लॉस के आइटम में पहला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसमें नॉर्मली ग्रॉस सेल, नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ऐसा अगर बिजनेस सम, ट्रेडर सम होता है तो इसके अंदर आता है। अगर कोई प्रोफेशनल रहेगा तो उसको क्या मिलता है? फीस मिलता रहेगा, तो फीस भी आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फीस विल बी सोन अंडर द डैश हेड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो फीस विल बी सोन अंडर द रेवेन्यू ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन हेड। Gross profit will be shown under the dash head, so gross profit will be shown under the head of revenue from operation. Other income, rent receive, commission receive, बाकी सब जितने वो ग्रॉस सेल, नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट, ये 3 को छोड़ के बाकी कोई भी आएगा वो सब आएगा अदर इनकम में। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, एंट्री रिसीव, बर्थडे रिकवरी, सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम, वो सब अदर इनकम। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेम लाइक द कॉस्ट शीट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, लेस रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और फिर कैरेज ऑफ ट्राई और फ्राइट, एंड लास्ट में लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, तो सेम लाइक अ कॉस्ट शीट। परचेज स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड मतलब फिनिश गुड्स, तो गुड्स परचेज क्या है उसका रिटर्न रहेगा। कैरेज ऑफ फ्राइट, अब इधर भी कैरेज है इधर भी कैरेज,
उधर दिया रहेगा कैरेज फॉर गुड्स और कैरेज ऑन गुड्स। तो गुड्स के लिए कैरेज है मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में अगर खाली कैरेज दिया है, नथिंग गिवन बाय द गुड्स और मटेरियल, तो अज्यूम करने का क्यों रॉ मटेरियल के लिए रहेगा। ओनली कैरेज दिया रहेगा, बी प्रिज्यूम दैट कि वो रॉ मटेरियल का है। कैरेज ऑन द गुड्स दिया है, कैरेज फॉर फिनिश गुड्स परचेज करने के लिए दिया है, तब तो फिनिश गुड्स में आएगा। कुछ भी मेंशन नहीं, खाली कैरेज वर्ड दिया हुआ है, तो उसको अज्यूम करना है कि वो रॉ मटेरियल से कनेक्टेड होता है। देन चेंज इन इन्वेंट्री, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज इन इन्वेंट्री हमेशा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आएगा चेंज इन इन्वेंट्री में। ये आंसर माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। अब ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख था, तो माइनस 1 लाख आएगा। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख था, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख था, तो प्लस 1 लाख आएगा। इट डिपेंड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ऑल एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी है, अब सैलरी, वेजेस, बोनस टू स्टाफ, पीएफ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टाफ वेलफेयर, वो सब। फाइनेंस में इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जितने भी इंटरेस्ट है एक्सपेंस का। और नाउ है अदर एक्सपेंसेस, ऑल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव बट सैलरी को छोड़कर, बिकॉज सैलरी कहाँ आएगा, एम्प्लॉय वाले में। ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इतने आइटम को छोड़कर, सैलरी, सैलरी और वेजेस, तो सैलरी वेजेस कहाँ जाता है, एम्प्लॉय में। डेप्रिसिएशन के अलग से प्रॉफिट लॉस में फॉर्मेट में बनाया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में, कैरेज रॉ मटेरियल में या तो परचेज में आएगा, फ्राइड भी। तो ये आइटम को छोड़ के बाकी सारे जितने भी एक्सपेंस आए वो सब किस में आएगा, अदर एक्सपेंस में। चलिए सर।